हम लोग बैंक कस्टमर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस आज करेंगे। एक सिंपल सा डैशबोर्ड बनाया है जिसमें बैंक मार्केटिंग कैंपेन का डेटा सेट है और कस्टमर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट लेगा या नहीं लेगा इसकी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि क्या एज का कस्टमर के बाइंग डिसीजन पे फ़र्क पड़ेगा, जो कस्टमर का बैंक बैलेंस का रेंज है ये एक कैलकुलेटेड कॉलम है। काउंट ऑफ इंडेक्स बाय एजुकेशन एंड वाई का मतलब है कि कितने लोग हैं एजुकेशन वाइज, अलग अलग एजुकेशन लेवल के, और उसमें से कितने परसेंट लोगों ने ये जो हमारा टारगेट आउटपुट है यानी जो टर्म डिपॉजिट है वो ख़रीदा या नहीं ख़रीदा। अगर किसी का बैंक लोन है पहले से तो वो ख़रीदेगा या नहीं ख़रीदेगा। अगर किसी ने हाउसिंग ले रखी है तो वो ख़रीदेगा या नहीं। तो अलग अलग फीचर्स को यहाँ पे पता किया जा रहा है और यही यही हम लोगों ने एज अ फ़िल्टर भी यूज़ कर रखे हैं। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी फ़िल्टर लगाते हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग पूरा डेटा नज़र आता है। और इस तरीके का सिंपल सा डैशबोर्ड कैसे बनाएं, पावर क्वेरी एडिटर का यूज़ करके कुछ कैलकुलेटेड कॉलम्स कैसे बनाएं, ये सारा हम लोग इस पार्ट में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपने एनालिसिस शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले गेट डेटा पे जाना है और जो टेक्स्ट सीएसवी फाइल है, क्योंकि हमारी फाइल सीएसवी में दी हुई है, ये जो ये बैंक मार्केटिंग इफेक्टिवनेस फाइल है, इसे कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरीके से फाइल आ जाएगी। इस टाइप के डेटा सेट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये होती है कि हम लोगों को यहाँ पे जो हमारे सारे इनपुट वैल्यूज़ हैं उनका इफेक्ट देखना है जो हमारी आउटपुट वैल्यू है। ठीक है, तो ये आप लोगों को सीखना है। अब यहाँ पे बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जो डिफरेंट टाइप के परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि हमारे ऑल इनपुट्स न्यूमेरिकल हों, सम न्यूमेरिकल सम कैटेगोरिकल हों, मतलब कुछ न्यूमेरिकल होंगे कुछ कैटेगोरिकल होंगे, ऑल कैटेगोरिकल हों, राइट। ये तीन तो हो सकते ना। और सेम आउटपुट के साथ जो हमारा आउटपुट या टारगेट वेरिएबल है, जो यहाँ पे है कि ये कस्टमर बैंक का लॉन्ग टर्म डिपॉजिट लेगा या नहीं लेगा, जो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अगर उस कस्टमर की एज, जॉब, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन एक्सेट्रा हमें पता है तो ये लॉन्ग टर्म डिपॉजिट परचेज करेगा या नहीं करेगा, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो हमारा टारगेट वेरिएबल है वो कभी कभी कैटेगोरिकल होगा या बाइनरी भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे बाइनरी भी हम उसे कह सकते हैं ना, 0 या 1। और या ये कभी कभी कंटिन्यूस न्यूमेरिकल भी होता है। अलग अलग केसेस है। ओके, सो ये अलग अलग केसेस होता है। तो अगर हमारे सारे इनपुट्स न्यूमेरिकल है और हमारा आउटपुट भी कंटिन्यूस न्यूमेरिकल है तो इसको मशीन लर्निंग में रिग्रेशन की प्रॉब्लम बोला जाता है। मतलब हम रिग्रेशन से सॉल्व करते हैं। और अगर उल्टा है, जैसे सारे इनपुट हमारे मिक्स है, कैटेगोरिकल है ये, और आउटपुट भी हमारा कुछ इसी टाइप का है, तो अगर हमारे इस तरीके का है, सम न्यूमेरिकल कैटेगोरिकल, और आउटपुट भी हमारा कुछ कैटेगरी बाइनरी टाइप का है, तो इसे हम लोग क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन करना है कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हमारे हैं जो ये लॉन्ग टर्म डिपॉजिट ले सकते हैं और कौन से हैं जो नहीं ले सकते। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स जोड़ लेंगे अपने डैशबोर्ड में, और इस टेक्स्ट बॉक्स में हम सबसे लिख देंगे जो भी हमारा कि बैंक मार्केटिंग इफेक्टिवनेस परफॉर्मेंस एनालिसिस, या ऐसा कुछ भी नाम हम दे सकते हैं। और इसको सेलेक्ट करके बोल्ड करके आप इसकी हाइट विड्थ बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से हम लोग इसका एक कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। आज आप लोग ऐसा एक डैशबोर्ड पूरा बनाइएगा। हमें देखना है कि ये बैंक मार्केटिंग इफेक्टिवनेस है या हम ये कि कस्टमर
एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ऐसा भी इसका नाम दे सकते हैं, बैंक कस्टमर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जिससे हमें पता चले कि हमारे एक्चुअल जो टारगेट कस्टमर है वो कौन है इनमें से। तो ये हम लोग ने पहला ये बना लिया और इसको सेलेक्ट करके इफेक्ट में जाना है। और ये चीज़ मैं हमेशा करता हूँ कि शैडो इनेबल कर देता हूँ और विजुअल बॉर्डर इनेबल कर देता हूँ, जिससे जो हमारी हेडिंग होती है उसको एक थोड़ा सा 3D टाइप का इफेक्ट मिल जाता है, हेडिंग अलग नज़र आने लगती है। आप लोग एक काम और कर सकते हैं कि व्यू में जाके आप लोग यहाँ से जाइए और यहाँ से कस्टमाइज करेंट थीम में जा सकते हैं। कस्टमाइज करेंट थीम में जाके यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें जैसे हम पेज ऑप्शन पे चले जाते हैं और पेज बैकग्राउंड पे चले जाते हैं, इसका एक कलर चूज कर लेते हैं। मान लीजिए मैं थोड़ा सा ये कलर चूज कर लिया, ईडी ईडी ईडी, ये हेक्साडेसिमल कोड है, हर कलर का एक हेक्साडेसिमल कोड होता है। तो ये मैंने रखा है ताकि आपको रेफरेंस रहे। तो इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। अभी इसकी ट्रांसपेरेंसी 100% है, मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी 2% करके अप्लाई कर देता हूँ। आप देखेंगे कि एक हल्का सा यहाँ पे वाइट के पीछे एक हल्का सा ग्रे बैकग्राउंड जो है वो आ गया है। सो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये पहला स्टेप है। नाउ इस टाइप के डेटा सेट्स में हमें क्या जानना होता है, सबसे पहले हमें जितने भी ढूंढने होते हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ठीक है, जैसे एज है, बैलेंस है, ड्यूरेशन है, ये बैंक लोन की ड्यूरेशन है उनकी, कितने कैंपेन्स रन किए, ठीक है, ये पी डेज को भी चेक करना पड़ेगा ये क्या है। सो इस टाइप का अगर कोई हमें अभी नहीं समझ आ रहा उसको हम अभी फिलहाल लीव कर देते हैं। तो जो हमारा जो इस टाइप के न्यूमेरिकल वैल्यूज है इनका पहले हम लोग केपीआई कुछ बनाएंगे। तो केपीआई बनाने के लिए जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि जो भी हमारे पास कस्टमर हैं उनकी एवरेज एज क्या है, उनका ऑन एन एवरेज बैलेंस कितना है, ड्यूरेशन कितना ड्यूरेशन के लिए उन्होंने लोन लिया है, और या उनका अकाउंट है हमारे पास कितने ड्यूरेशन से। तो केपीआई बनाने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक कार्ड यहाँ से ले सकते हैं और कार्ड में हम लोग इसकी विड्थ और हाइट यहाँ से रख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक डैक्स भी सीखेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में भी कवर किया था कि हम लोग कुछ डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग जो है पता कर सकते हैं कि अलग अलग केसेस क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एज दिया हुआ है, एज अ होल नंबर दिया है। तो अगर हम सभी कस्टमर्स की एक एवरेज एज जानना चाहते हैं तो हम अपने मॉडलिंग टैब में आके एक न्यू मेजर निकाल सकते हैं और इसका नाम लिख सकते हैं एवरेज एज। और यहाँ से हम एक फंक्शन का यूज़ करेंगे एवरेज, और इस फंक्शन में आपको कॉलम का नाम सेलेक्ट करना होगा। तो हमने जैसे बैंक एज ये कॉलम सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही ये मेजर बनाएंगे देखिए ये एवरेज एज नाम का एक नया मेजर बन जाएगा। मेजर अगर कोई बनता है तो उस पर इस टाइप का आइकन आ जाता है, एक कैलकुलेटर जैसा आइकन है। तो इससे पता चलता है कि एक काइंड ऑफ कैलकुलेटेड फील्ड है और इसको हम यहाँ पे रख देंगे। तो जो हमारे सभी कस्टमर है उनके हम एवरेज एज देख रहे हैं तो 41.17 है। इस कार्ड में जाके हम यहाँ से कॉल आउट वैल्यू को थोड़ा छोटा या बड़ा कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं। तो इस टाइप से आपकी कॉल आउट वैल्यू आ जाएगी। आप उसको बोल्ड, उसका कलर वगैरह चेंज कर लें। ये जो छोटे मोटे चेंजेस है ये आप अपने से करके देखिएगा। कैटेगरी लेबल में भी बोल्ड और इसका कलर हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पहले पता कर ली कि एवरेज एज क्या है। सेकेंड जो हमारा पैरामीटर है वो बैलेंस है। तो जैसे इसमें हम दो से आपके जानकारी के लिए दो तीन बनाते हैं कि अगर हमें बैलेंस के साथ डील करना है तो जैसे हम एक नया मेजर बनाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कि एवरेज बैलेंस क्या है, मतलब ऑन एन एवरेज कस्टमर का बैलेंस कितना है। यहाँ पे हम एवरेज फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं और इस बार बैलेंस जो न्यूमेरिकल फील्ड है उसे ले रहे हैं।
और ये यहाँ पे हम लोग रख देंगे। तो सिर्फ आप एवरेज ही नहीं रख सकते। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आपको इसके लिए पर्टिकुलरली ये डैक्स फंक्शन का यूज़ नहीं करना, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे आइए, सीधे बैलेंस को ले आइए, और ये जितने भी आपके फंक्शंस हैं यहाँ पे सारे अवेलेबल होते हैं। एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम जैसे देखना चाहते हैं कि वेरिएंस कितना है, तो आप देख रहे हैं काफ़ी हाई वेरिएंस है। ठीक है, तो वेरिएंस हाई का मतलब ये है कि ऐसे लोग जिनका मिनिमम बैलेंस होगा और ऐसे लोग जिनका मैक्सिमम बैलेंस होगा, काफ़ी ज़्यादा वेरिएंस है अकाउंट होल्डर्स में। तो हमारे पास यानी कई अलग अलग डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हो सकते हैं। अगर ये वेरिएंस की वैल्यू काफ़ी कम होती तो हम कह सकते थे कि सब लोग लगभग एक ही बराबर के इनकम ग्रुप के हो सकते हैं, और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वेरिएंस काफ़ी ज़्यादा है। तो इस टाइप के जो स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स होते हैं उनके थ्रू आप किसी भी न्यूमेरिकल डेटा का यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। फिर मार्केटिंग के लिए कैंपेन रन किए गए टुवर्ड्स एवरी कस्टमर यहाँ पे। तो वो जो कैंपेन है वो कैंपेन एज अ नंबर यहाँ पे दे रखे हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन टोटल हमने कितने कैंपेन्स अभी तक रन किए हैं, हमारी जो मार्केटिंग टीम है। यहाँ से हम कैंपेन को एज अ सम ले आएंगे। तो यहाँ से हमें दिखेगा कि करीब 12,000 डिफरेंट कैंपेन्स जो है वो रन किए गए हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमारी टारगेट फील्ड है, वाई, नो या यस, यानी कि कितने कस्टमर्स ने लॉन्ग टर्म डिपॉजिट जो है वो ले लिया है या नहीं लिया है। जो यहाँ पे दिखा है कि वेदर द कस्टमर विल सब्सक्राइब टू अ टर्म डिपॉजिट, तो कितने लोगों ने लिया है। पर यहाँ पे आप देखिए जो वैल्यू लिखी है वो यहाँ पे लिखी है नो या यस की तरीके से। तो इसको कैसे काउंट करेंगे हम लोग? हम लोग को काउंट करना है कि कितने लोगों ने नो या यस लिया है। ठीक है, तो काउंट करने के लिए एक हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं एक डैक्स लिखने की, एक नया मेजर बनाते हैं और एक फंक्शन का यूज कर रहे हैं जिसका नाम है कैलकुलेट। कैलकुलेट फंक्शन जो होता है, जैसा उसका नाम आपको दिख रहा है, कैलकुलेट करना कोई चीज। कैलकुलेट फंक्शन में हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक्सप्रेशन और एक होता है फिल्टर। फिल्टर क्या होगा? अगर मुझे काउंट करना है, अभी इसको मैं छोड़ देता हूँ, अगर मुझे काउंट करना है कि कितने लोगों ने टर्म डिपॉजिट ले लिया है, तो यहाँ पे क्या फिल्टर लगेगा? कितने लोगों ने टर्म डिपॉजिट ले लिया है, क्या फिल्टर लगेगा? आप बता सकते हैं, इजी सी चीज है। यस या नो है, राइट? सो दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ कस्टमर्स का डेटा दिया है, ठीक है, कस्टमर्स के डेटा में हम लोगों को हर कस्टमर के डेमोग्राफिक डिटेल दी है, पर कहीं पे एक कस्टमर की आईडी नहीं दे रखी है। ठीक है, तो काउंट तो हम कर सकते हैं, जैसे काउंट में हम एज लिख दें, जॉब लिख दें, कुछ भी लिख दें, वो वही आंसर दे देगा। पर पहले हम क्या करते हैं कि होम पे आते, ट्रांसफॉर्म डेटा पे आते, और ट्रांसफॉर्म डेटा पे आने के बाद यहाँ पे एक ऐड कॉलम पे आ जाते हैं। ये पावर क्वेरी एडिटर है। पावर क्वेरी एडिटर से हम लोग कुछ कैलकुलेटेड कॉलम्स भी बना सकते हैं, कंडीशनल कॉलम बना सकते हैं, इंडेक्स कॉलम बना सकते हैं। तो जैसे हम लोग कुछ कुछ चीज़ें ट्राई करते हैं। अब पावर, हमारा काम सिर्फ एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस नहीं है, हमारा काम है उसके साथ साथ पावर बीआई जो ऑफर कर रहा है वो सब सीखना भी। अब देखिए यहाँ कॉलम का नाम क्या है? वाई। ठीक है, कुछ अच्छा नाम दे सकते थे, टर्म डिपॉजिट यस नो, बट इन्होंने चलिए वाई दिया। एक यहाँ पे देखिए ऑप्शन होता है इंडेक्स कॉलम का। ओके, कहाँ पे होता है?
ये पावर क्वेरी एडिटर के टैब होते हैं, होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम, व्यू, टूल्स। ओके, तो होम में तो आपके बेसिक चीजें हैं जैसे कीप रोज, रिमूव रोज। जैसे यहाँ पे बहुत सारे नल वैल्यू हैं, मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से रिमूव रोज कर सकता हूँ, जो हम सीखेंगे आगे। ट्रांसफॉर्म में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि रिप्लेस वैल्यू, पिवट कॉलम, अनपिवट कॉलम, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे कैसे, इसका क्या मतलब है। ट्रांसपोज करना, जैसे रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में बदल देना, तो ये सब सीखेंगे, ये रीशेपिंग में है। पर हम यहाँ बेसिक चीज़ों से शुरू कर रहे हैं। ऐड कॉलम, ऐड कॉलम में क्या है, एक इंडेक्स कॉलम जोड़ देते हैं और वैल्यू फ्रॉम 1 से। जैसे आपने ये किया, देखिए क्या हुआ, जो पहला रो था उसको 1, और ऐसे करते करते जितने भी नंबर ऑफ रोज हैं सबको एक यूनिक वैल्यू मिल गई, राइट। तो अगर हम इन यूनिक वैल्यूज का काउंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वही तो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स होंगे, राइट, क्योंकि यहाँ तो हर वैल्यू यूनिक है ना। आर यू गेटिंग दिस? हर वैल्यू यूनिक है, उनको काउंट कर दीजिए। तो ये यहाँ से आता है ऐड कॉलम इंडेक्स, ये एक चीज होगी। अब जैसे इस कॉलम में है, यहाँ पे एक कंडीशनल कॉलम भी ऑप्शन होता है। कंडीशनल कॉलम का पहले तो ये हमसे कह रहे हैं नाम बताओ, तो हमने कह दिया लोन लेगा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ कुछ भी, लोन लेगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वेदर द पर्सन विल बाई लोन और एटसेट्रा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि कॉलम नेम, मैंने कहा वाई, मैंने कहा ऑपरेटर इक्वल्स, मतलब कि अगर वाई की वैल्यू है नो, तो आउटपुट हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे एल्स इफ वाई की वैल्यू है, ठीक है। अब जैसे ये हमें एल्स इफ ही दे रहा है, ठीक है, तो हम अभी, क्योंकि हमें सिर्फ एक एल्स चाहिए, इफ ये हो गया, एक एल्स चाहिए, हमने कह दिया 1। मतलब हमें क्वेश्चन कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा कंडीशनल कॉलम बनाए कि अगर y की वैल्यू नो है, ठीक है, तो हम आउटपुट दे दें 0। इसको चलिए लिख देते हैं विल बाय लोन, ठीक है, विल बाय टर्म डिपॉजिट, टीडी बोल देते हैं। सो अगर y की वैल्यू नो है तो ये आउटपुट क्या कर देगा, 0। और अगर y अदरवाइज एल्स 1। अगर यहाँ मान लीजिए एक और कंडीशन होती कि y की वैल्यू नो है, अगर मे बी होती ना, मे बी, तो हम कुछ लिख देते, पर यहाँ दो ही चीजें हैं ना, नो या यस, तो एक इफ हो गया और एक एल्स हो गया, ओके कर देते हैं। ये देखिए, जहां जहां पे y नो है वहां विल बाई टी डी 0 हो गया, जहां ये यस है वहां पे ये 1 हो गया, राइट। तो आपका जो टारगेट फील्ड था, जो कि एक्चुअली में एज अ नंबर नहीं दिया था, एज अ कैटेगोरिकल वैल्यू दिया था, आपने उसे एक्चुअली में एज अ नंबर कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो ये है पावर क्वेरी एडिटर का यूज। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में हम लोग, या डिफरेंट डिफरेंट मतलब डेटा सेट्स पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजें करते रहेंगे, ठीक है, और ये यूजेस देखते रहेंगे। हाँ, अब आप क्वेश्चंस बताइए। ये हाँ, लेकिन मैं आपको अभी दोनों यूज दिखाऊंगा, ठीक है, कि क्या कैसे रहेगा। आप हमारा लास्ट क्लास याद रखिए, उसमें हम लोग के पास टाइटैनिक में था ना, सर्वाइव्ड 0 1 दिया था, यस नो नहीं दिया था। तो हम लोग अगर सम कर दे रहे थे तो हमें खुद ही पता चल जा रहा था ना कितने लोगों ने टर्म डिपॉजिट लिया, राइट। अभी अभी हम आते हैं उस बात पे।
इस कॉलम से क्या आसानी हो जाएगी और क्या इस कॉलम से हम कर सकते हैं, दोनों सीखेंगे। जब हमारा ये स्टेप्स एप्लीकेशन हो जाता, फिर हम लोग यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमें कैलकुलेट करना है, हाउ मैनी बॉट, अंग्रेजी में उतनी ध्यान नहीं दे रहा, हाउ मैनी बॉट टर्म डिपॉजिट। ये सवाल हमें कैलकुलेट करना है। तो एक तरीका हम लोग ने सीखा, ये कैलकुलेट मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो टर्म डिपॉजिट, हाँ स्टेटस तो है ही है, बॉट टर्म डिपॉजिट काउंट और समथिंग हम अभी लिख देते हैं, तो ऐसा कुछ। अब यहाँ पे कैलकुलेट लिखते हैं, तो कैलकुलेट का जो पहला तरीका होता है वो है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे काउंट, ठीक है, और जो हमने अभी इंडेक्स बनाया है, क्योंकि काउंट इंडेक्स में क्या आ जाएगा, सीधे सीधे नंबर ऑफ कस्टमर्स, राइट, काउंट इंडेक्स। और फिल्टर हम क्या लगाएंगे कि जो हमारी y की वैल्यू है वो हो यस। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ स्मॉल में कि कैपिटल में, स्मॉल, यस। तो ये समझ में आ रहा है आपके, कैलकुलेट में दो चीजें लगती हैं, एक आपका लगता है एक्सप्रेशन, पहला आर्गुमेंट होगा एक्सप्रेशन, दूसरा आर्गुमेंट होगा फिल्टर। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है, राइट। एक्सप्रेशन में आप क्या क्या लिख सकते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, एवरेज, सम, ये सब, राइट। और किसी चीज का वो हमने लिख लिया कि काउंट ऑफ कितने बैंक कस्टमर्स। और दूसरा है आपका फिल्टर। फिल्टर कैसे है, फिल्टर में क्या हो रहा है कि आप कह रहे कि पूरा डेटा तो भैया हमें पता ही है, हम चाहते हैं कि ऐसा हो कि जो हमारे यस वाले हों केवल वही आए। तो अगर हम ऐसा करके इसको करें तो एरर तो नहीं आया, पर देखते कि ये बता पाएगा कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे बॉट टर्म डिपॉजिट करके इसको अगर हम लाएंगे तो ऐसे करें कि 521 ने टर्म डिपॉजिट खरीदा। इस चीज को हम वेरीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं कि एक यहाँ से सिंपल डोनट चार्ट बना लेते हैं, और ये डोनट चार्ट हम लोग को हमारे डेटा का स्टेटस देगा। यहाँ पे हम लेजेंड में, ठीक है, वाई ले आते हैं जो हमारा आउटपुट है, और वैल्यू में क्या लाएंगे, ये तो वाई तो हो गया कि हम इसमें ये जानने की, हम यही चीज निकाल लें कि कितनों ने खरीदा वर्सेस कितनों ने नहीं खरीदा। तो हमने उसके लिए एक डोनट चार्ट बनाया जिसके लेजेंड में हमने वाई ले लिया। वाई मतलब कि लेगा या नहीं लेगा, राइट, वो हमारा आउटपुट कॉलम है। क्योंकि बाकी सब एक्स होते हैं, ये वाई होता है ना, इसीलिए उसने वाई रखा। लेजेंड हो गया। वैल्यूज में क्या रखे हम, Like, नहीं वो तो यहाँ से ये खुद ही बता दे। तो हमें यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स लाना पड़ेगा और काउंट ऑफ इंडेक्स लाना पड़ेगा। काउंट ऑफ इंडेक्स, काउंट ऑफ इंडेक्स पूरे में क्या करेगा, जैसे अगर मैं यहाँ से लिख देता हूँ, और जो मैंने अभी इंडेक्स बनाया, काउंट ऑफ इंडेक्स बेसिकली है कि टोटल कितने कस्टमर हैं, ठीक है। तो सम नहीं होगा, काउंट, टोटल 4521 लोग हैं, ठीक है।
4521 पीपल हैं जो हमारे कस्टमर हैं इस डेटा सेट में। देखिए 4521, तो ये इंडेक्स कर देगा, जिसमें से 521 521 लोगों ने एक्चुअली में वो टर्म डिपॉजिट ले लिया, ठीक है। और वही यहाँ से कंफर्म हो रहा है, देखिए कि 4000 ने नहीं लिया 88.48% में, और 0.52% 11.52% लोगों ने ले लिया 521। तो ये हमारा पूरे डेटा सेट का ओवरऑल रेशियो है ना। और जो भी वर्क हम कर रहे हैं इसको हम सेव भी करते चल सकते हैं। तो यहाँ से हम, तो यही हम लोग का तरीका। तो मैंने यहाँ पे दो चीजें की थी। एक तो मैंने यहाँ पे जो बॉट टर्म डिपॉजिट कैलकुलेट से निकाला, ठीक है, जहाँ पे आपको एक्चुअली में एक लंबा डेक्स लिखना पड़ा, राइट, एक लंबा एक्सप्रेशन लिखना पड़ा, कैलकुलेट फिर काउंट, ऐसा। और हम लोगों ने एक कैलकुलेटेड कॉलम बनाया, अब उसका यूज करके देखते हैं कि क्या नंबर आता है। तो इसका हम एक ऐसे ही कॉपी बना लेते हैं इसी के जस्ट नीचे, जस्ट टेस्ट करने के लिए। तो हम लोगों ने एक विल बाई टीडी नाम का बनाया, राइट, कैलकुलेटेड कॉलम। देखिए यहाँ 0 या 1 था। अगर मान लीजिए मैं इसका सम कर दूं सिंपली, तो निकल आएगा ना कि कितने लोगों ने लिया या नहीं लिया, बताइए। क्योंकि अगर उन्होंने नहीं लिया तो 0 है, और उन्होंने लिया तो 1 है, यानी इसका सम बेसिकली जितनों ने खरीदा उनकी वैल्यू होगी, राइट, उनका काउंट होगा। तो तो अगर हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं कि इसका बॉट टर्म डिपॉजिट हटा के विल बाय टीडी का सम कर देते, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ये उसका सम करने नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका मतलब है कि ये इस कॉलम को एज अ टेक्स्ट मान रहा है, जबकि हैं इसमें सारे नंबर्स, राइट। तो ये क्योंकि उसे टेक्स्ट मान रहा है, तो इसलिए ये हमको उस पर कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने नहीं दे रहा। तो हम वापस एक बार ट्रांसफॉर्म में जाते हैं और ट्रांसफॉर्म में जाके देखते हैं कि उसका डेटा टाइप क्या है। वो तो इन्होंने देखे ऐसा ABC लिख रखा है, हम कहते हैं चेंज टाइप कर देते हैं, और कोई टाइप दिख भी नहीं रहा अभी उसका। तो हम कह देते हैं कि भाई ये होल नंबर है, ठीक है, ऐसा कर दिया। और हर बार जब जब हम पावर क्वेरी एडिटर में कोई बदलाव करेंगे, कोई नया स्टेप अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, हम लोग क्लोज एंड अप्लाई करेंगे और यहाँ आएंगे, राइट। सो अब यहाँ पे देखिए अब आ गया ना सम, पहले नहीं आ रहा था क्योंकि पहले वो मान रहा था कि ये टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट में वो ये सब थोड़ी देगा फंक्शन, राइट। टेक्स्ट में थोड़ी सम हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। पर अब उसे पता चल गया ये होल नंबर है, तो वो सारे फंक्शन देने लगा। और जैसे हमने सम किया ये भी 521 आ गया। अब मेरा क्वेश्चन है, ये चीज आपकी समझ में आई, या एक बार मैं और समझो क्या मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसी काम को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक कि हम इतना लंबा तरीका ना लें कि हम एक नया कैलकुलेटेड कॉलम बनाएं और फिर उसके बाद उस पे आगे सम लगाएं। एक है कि आप सिंपल कैलकुलेट फंक्शन का यूज कीजिए और यहाँ फिल्टर लगाइए। याद रखिए ये तरीका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके से ये आप बहुत यूज करने वाले हैं, राइट। और ये एक अच्छी ट्रिक है कि आपको किसी भी फिल्टर पे कोई भी एक्सप्रेशन देखना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके पास इस टाइप के कंडीशनल कॉलम्स बनाने हो तो उसके लिए हमें इफ एल्स या स्विच केस वाले एक्सप्रेशंस लिखने पड़ते हैं कि अगर ये हो तो ये कर दो, वो हो तो वो कर दो। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो है उसके एक्सप्रेशन लिखे बिना ही हम लोग जो है इनको यहाँ पे वो कर दे रहे हैं, एक कैलकुलेटेड कॉलम बना दे रहे हैं।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब जैसे एक और केस देखते हैं कि बैंक बैलेंस जो है इनका, ठीक है, आप देख रहे हैं कि कई लोगों का जीरो से कम है, दिख रहा है, बैलेंस जीरो से कम है। कई लोगों का केवल $1-2 से $200 के बीच में है। तो इनका जो मतलब मैक्सिमम रेंज है वो 828 है और मिनिमम रेंज है -3313 है। तो अगर हम लोग इनको देख रहे हैं कि किसी तरीके से हमें इस पे कोई कंडीशन लगानी है, ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि अगर ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा कि अगर उनका बैंक बैलेंस जो है वो जीरो से कम है, ठीक है, तो आप उसको लिख दीजिए नेगेटिव बैलेंस। अगर उनका बैलेंस जीरो से $100 के बीच में है तो आप कह दीजिए लो बैलेंस। अगर 100 से 200 या 100 से 500 के बीच में है तो लिख दीजिए मीडियम बैलेंस। और 500 से अबव है तो हाई बैलेंस। मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं आप कि इस तरीके के जो न्यूमेरिकल कॉलम्स है उनको हम ग्रुप कर सकते हैं। एक बार करते हैं, आपको दिखाते हैं, कोशिश करते हैं। यहाँ से ट्रांसफॉर्म पे जाना है और ट्रांसफॉर्म पे जाके हम लोगों को यहाँ से ट्रांसफॉर्म में ऐड कॉलम मिलेगा जहाँ कंडीशनल कॉलम है। तो आपको कैसे करना है, जैसे बैंक या बैलेंस स्टेटस या कुछ ऐसा हम नाम लिख देते हैं। तो कॉलम ने, हाँ रेंज लिख दीजिए जो भी आप लें। तो इसमें अगर हम कह देते सिर्फ इक्वल नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, तो हम कह देते हैं कि इज लेस देन जीरो। तो हम कुछ लिख दे कि नेगेटिव बैलेंस, या लोन लिख सकते हैं कि भाई तुम्हारा तो लोन है या जो भी, नेगेटिव बैलेंस। अब पिछली बार हमने सिर्फ इफ एल्स बनाया था, ठीक है, पिछली बार क्योंकि हमारा बाइनरी चीज थी। यहाँ पे हम कई कंडीशंस बनाना चाहते हैं कि अगर लेस देन जीरो है तो नेगेटिव बैलेंस। फिर अगर फिर से लिख रहे हैं कि इफ बैलेंस, यहाँ पे लिख रहे हैं कि इज ग्रेटर देन जीरो, देन अभी हम उस पर भी आएंगे कि ये आगे की कंडीशन क्यों नहीं दी इसने, बट हम मान लीजिए लिख देते हैं कि लो बैलेंस, ठीक है। फिर एक एल्स इफ जोड़ते हैं कि इफ बैलेंस इज ग्रेटर देन 100, तो इसको लिख देते हैं मीडियम बैलेंस। एल्स इफ बैलेंस इज ग्रेटर देन 500, तो हम लिख देते हैं हाई बैलेंस। हम ये अपने मन से बना रहे, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम चीज़ों को सीख रहे। और यहाँ पे क्योंकि आखिरी था तो हम शायद इसको ना लिखें और यहाँ भी लिख दे तो भी चलेगा। देखते, देखिए कुछ केसेस में ये नल देने लगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे बैलेंस देखते हैं क्या है, ज़ीरो, क्योंकि हमने एक कंडीशन जो है वो कवर नहीं की, बाकी सब सही आने लगे। तो इसको हम लोग जो है दोबारा से एडिट करते हैं। तो कंडीशनल कॉलम है, एक सेकेंड। तो हम, क्योंकि हमें पता है नल जीरो बैलेंस है, तो हम इसमें सिर्फ एक रिप्लेस वैल्यू कर देते हैं नल, वो हम रिप्लेस कर देते हैं जीरो बैलेंस। ऐसा कुछ हमने यहाँ पे किया और इसको हम होम पे जाते हैं, अप्लाई करते हैं। इस टाइप से भी आप चीज़ों को कर सकते हैं। कुछ अभी भी एरर दिखा रहा है तो हम ये दोबारा जाके हम लोग सही कर लेंगे। ये बैंक बैलेंस रेंज में कहीं कहीं अभी एक तो कोई मिसिंग वैल्यू होगी, या हो सकता है कहीं पे ब्लैंक आ जाए, क्योंकि वो बैलेंस हो सकता है एज अ ब्लैंक दिया हो, वो कंडीशन कवर नहीं हो रही, तो इसलिए आप एल्स लिख लीजिएगा। बट ये एक तरीका है बिना डेक्स का यूज किए कंडीशनल कॉलम्स को बनाने का, ठीक है। अब एक और तरीका हम सीखते हैं, अब इसको हटा देते हैं।
अब हमने मान लीजिए ये ले लिया बैंक बैलेंस लो हाई, तो अब उसे दिखाएं कैसे? तो जो हमारे ये कैटेगोरिकल चार्ट्स होते हैं जैसे पाई चार्ट है या हमारा बार चार्ट है, इसमें हम काउंट ऑफ वैल्यूज दिखा सकते हैं कि काउंट ऑफ कस्टमर जिनका ऐसा लो हो हाई हो ये सब हो। तो जैसे हमने एक यहाँ पे स्टैक्ड कॉलम ले लिया और इसमें हम एक्स एक्सिस में बैलेंस रेंज जो हमने अभी अभी बनाया है उसे रख देंगे और वाई एक्सिस में हम लोग अपने काउंट ऑफ इंडेक्स रख देंगे। तो इससे आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो हमारे लो बैलेंस रेंज में हैं। सम नहीं रखेंगे पर काउंट रखेंगे, इससे हमें एक्चुअल नंबर पता लगेगा कि 3775 लोग एक्चुअली लो बैलेंस रेंज में 3775, नेगेटिव बैलेंस जो है 365 का है और ज़ीरो बैलेंस जो है वो 355 का है। तो इस तरीके से एक न्यूमेरिकल वैल्यू को आपने एक रेंज में बदल दिया और ये आपका, और उस रेंज के आपने नाम खुद से दे दिए। ठीक है, पर पावर बीआई में एक और ऑप्शन भी है जिसके थ्रू अगर आप चाहते कि ये सब आप नहीं करना चाहते कि हम नाम नहीं देना चाहते पर हम सीधे ग्रुपिंग करना चाहते हैं, तो पावर बीआई में एक और ऑप्शन है जैसे एज। जब कभी भी हमें एज दी होती है और हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज देखना है, मैं यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज, तो इसका मतलब होता है कि हमारी जो एज है उसकी एक रेंज होगी। मैं एक सिंपल सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले क्यों हम लोग ये कर रहे हैं। हमारी एज की एक सिंपल सी रेंज होती है, ये मिनिमम होते हैं, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। तो हमारे डेटा सेट में एक रेंज दी होती है, ठीक है, एक मिनिमम एक मैक्सिमम। मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में डिफरेंट बिन्स होते हैं। ये बिन जो होते हैं वो बार कहलाते हैं, जैसे ये एक बिन है, ये दूसरा बिन है, ये तीसरा बिन है। ये बिन जो हैं ये ग्रुप्स हैं। इनका मतलब ये है कि ये जो एज हैं, अगर मान लीजिए हमारी एज दी हुई है 18 से 60, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो ये जो मिनिमम और मैक्सिमम एज दी है ये 18 से 60 दी हुई है। तो 18 से 60 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, है ना? तो उतने बिन्स अगर हम बनाएंगे तो ग्राफ बड़ा अजीब सा लगेगा। और अगर हम एक्चुअली में एज को ग्रुप करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं 6-6 ईयर के ग्रुप बना दूं, ठीक है, मैं कह दूं कि हर ग्रुप 6 ईयर्स का है, तो हमारा कुछ डेटा ऐसा हो जाएगा कि पहला बिन होगा 18 से 24, 18 टू 24, दूसरा बिन होगा 24 टू 30, फिर होगा 30 टू 36, 36 टू 42, 42 टू 48, 48 से 54 और 54 से 60। तो ऐसे करके हमारे कुछ 7-8 बिन बनेंगे, 3-3-6-7-8 बिन बनेंगे इक्वल साइज के, और उसमें डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड दिखेगा। तो मैं पहले दिखाता हूँ ये क्या हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज, एक्स एक्सिस पे तो एज आ गई, ये वाई एक्सिस पे क्या दिखाता है? वाई एक्सिस पे हम दिखाते हैं काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे एक्स एक्सिस पे एज के बिन बन गए कि 6-6 के ग्रुप बन गए, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया इनकम के साथ। इनकम में बस हमने उन्हें नाम दे दिया, एज में हम कोई नाम नहीं दे रहे, हम बस उनको कह रहे हैं ये 18-24 वाले लोग हैं, ये 24 से 30 वाले लोग हैं, ये 30 से 36 वाले लोग हैं, सो ऑन। तो वाई एक्सिस पे आएंगे क्या? काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स। वाई एक्सिस पे आएंगे काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स और एक्स एक्सिस पे क्या आएंगे? बिन्स, BINS, इसे एज बिन बोलेंगे, जो ग्रुप बोला जाएगा कि हर एज ग्रुप में कितने कितने रिकॉर्ड्स है, तो ये पता करना है। और इस टाइप का जो ग्राफ बनता है जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं, तो यहाँ पे अब मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने कितने वेरिएबल कंसिडर किए? इस एग्जांपल में कितनी फील्ड हमने कंसिडर किए?
दिख गया, लेकिन कंसिडर तो सिर्फ एज किया ना, तो काउंट ऑफ रिकॉर्ड तो उसी का ही है ना। आप बात समझ रहे, राइट? तो अदर केसेस में, जैसा अदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह हैं, उनमें इसे हिस्टोग्राम से करा जाता है। इसे कहते हैं क्या? हिस्टोग्राम। ओके, इस चार्ट को हम लोग हिस्टोग्राम कहते हैं, जहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा दिखाते हैं बार में, ऐसे बार होते हैं, और इन बार में आपको दिखता है कि बार की जो लेंथ होती है वो दिखाती है कि किस ग्रुप में कितने ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं, राइट? ऐसा होता है। इससे हमें अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन पता लगता है कि डेटा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर रेंज में, कि किसी एक रेंज में खूब ज़्यादा है, किसी में कम है। क्या ऐसा है कि कम एज वाले खूब ज़्यादा हैं, ज़्यादा एज वाले खूब कम हैं? क्या ऐसा है मिडिल एज वाले खूब ज़्यादा, राइट? ऐसा पता करना था। तो यह हिस्टोग्राम जो होता है वो एक पे बनाया जाता है, पर पावर बीआई के अंदर हम लोग इसको, चाहे हम लोग स्टैक्ड कॉलम से या क्लस्टर्ड कॉलम, दोनों में से बना सकते हैं। तो हम ये ले लेते हैं चार्ट, और इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इस एज का यहाँ से जाते हैं और न्यू ग्रुप बना देते हैं। जब हम न्यू ग्रुप बना रहे हैं तो ये हमें कह रहा है कि जो मिनिमम वैल्यू है वो 19 है और मैक्सिमम वैल्यू है वो 87 है। देखिए, मैंने कहा तो मैंने कुछ अंदाजा लगाया था, पर यहाँ मिनिमम है 19 और मैक्सिमम है 87। तो हम कुछ 6-6 के बिन ले लेते हैं या 5-5 के, राइट? तो अगर 2-2 के बिन लेंगे तो हमारे खूब ज़्यादा बिन बन जाएंगे। यहाँ हम दो चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। हम ये भी तो कह सकते हैं कि भाई मुझे टोटल 6 बिन में दिखा दो और अपने आप जोड़ लो। तो हम कहे टोटल हमें 6 बिन दिखा दो, ठीक है? तो अपने आप कह रहा है कि अगर आप एक बिन का साइज 11.3 रखते, मतलब 10 साल का डिफरेंस रखते, तो 6 बिन में बात बन जाएगी। मैंने कहा यार 10 साल ज़्यादा लग रहा है, तो हम कहते हैं अच्छा चलो 10 बिन बना देते हैं। तो लगभग वही 6.5 साल का गैप आया। हम कहते ओके। अब ये जो ग्रुप है इसको हम ले आते हैं एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे काउंट ऑफ पेज ले आते हैं, ठीक है? तो यहाँ वाई एक्सिस पे हम काउंट ऑफ एज ले आते हैं, ऐसा। पर हम काउंट ऑफ एज ना करें इसीलिए हमने ये इंडेक्स ले रखा है, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा प्रोफेशनली काम करें। तो ये काउंट है। तो ये क्या दिखा रहा है, अब देखिए, इससे आपको क्या लग रहा है कि किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा लोग हैं? ये ना, इस एज ग्रुप में लगभग 1200 लोग हैं, और ये बिन साइज है 32 के अराउंड, राइट? तो पहला क्या होगा, 19 से 25, फिर होगा 25 से 31। तो ये जो वही वाला ग्रुप है, मतलब 32 टू 38 वाला, यानी कि सबसे ज़्यादा कस्टमर्स जो है वो हमारे 32 टू 40 के रेंज में है। 80 वाले बहुत कम है, 8 लोग हैं। 70 वाले 30 हैं। डू यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? ये एज बिन है और ये एक हिस्टोग्राम है, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलेंगे सिंपली, जनरल में जाके टाइटल में बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ कस्टमर्स। पर जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, उस एनालिसिस में हम एक्चुअली में क्या एनालाइज कर रहे हैं कि हमारा मेन टारगेट फील्ड क्या है, वाई, कि वो खरीदेगा या नहीं, ठीक है? तो इन सभी ग्राफ में एक लेजेंड होता है, जहाँ पे एक आप एक कैटेगोरिकल फील्ड ले आ सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे ले आता हूँ वाई, तो एक बहुत छोटा छोटा दिखेगा यहाँ पे। अब अभी समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? तो अब आपको दिख रहा है कि ये जो हमारा ग्रुप है, सबसे ज्यादा वाई, यानी 125 लोगों ने यस का, 125 यस है यहाँ पे, ठीक है? और 1110 नो है। मगर सबसे ज़्यादा जिन्होंने टर्म डिपॉजिट खरीदा वो इस एज ग्रुप पे ही। यहाँ पे देखिए देखिए रेशियो काफ़ी अच्छा है कि जो ये लोग हैं, जैसे इसमें 17 ने नो का
13 ने यस कह दिया है, मतलब टोटल 30 में से 13 ने यस कह दिया है, ठीक है, एक ये ग्रुप है। तो आपको दिखेगा कि अब जैसे ये वाले लोग हैं, इसमें तो रेशियो बहुत ही कम है, राइट? डू यू गेट माई पॉइंट और नॉट? ये रेशियो हम पता कर रहे हैं कि किस एज ग्रुप में यस कहने वालों का रेशियो ज्यादा है। और अगर आपको ये एग्जैक्ट रेशियो परसेंटेज करना होता है तो हमारा ग्राफ है 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट। ओके, इससे क्या पता चल, हाँ, ये 100% स्टैक में आपको क्या करेगा कि एग्जैक्टली वो नंबर बता देगा, पर नंबर तो दिख नहीं रहा, तो हम जाएंगे चार्ट के ऊपर और कहेंगे ये नंबर दिखाओ। आप देखिए 80 में तो 50-50 रेशियो है, और यहाँ पे भी 43 है। सबसे कम हमें दिखता है करीब यहाँ पे कुछ ये वाले 39 वाले ग्रुप में, राइट? तो इससे आपको अपनी टारगेट ऑडियंस का एक पता चलेगा। नहीं, सेम यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको लेजेंड में वो दिखेगा, तो लेजेंड में हम वाई ऐड करेंगे तो ये स्टैक्ड है, स्टैक्ड में उसके ऊपर दिखाएगा, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। और अगर आप परसेंटेज जानना चाहते हैं तो ये 100% स्टैक्ड में जाके आप डेटा लेबल कर सकते हैं, जिससे आपको एग्जैक्ट पिक्चर पता चलती है कि ब्लैंक जिनका है ही नहीं उसमें 19% है, ऐसा है। तो ये एक आपका तरीका है इफेक्ट ऑफ एक फील्ड देखने का ऑन अदर फील्ड्स, है या नहीं, आप कुछ समझिए। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या आपको लगता है कि अलग अलग एज ग्रुप के लोगों का टर्म डिपॉजिट को बाई करने का बिहेवियर अलग अलग है? आपका जवाब क्या होगा, हाँ या ना, इस ग्राफ को देख? यस। तो इसका मतलब कि अगर हमें प्रिडिक्ट करना है तो ये एज हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है, हाँ या नहीं, राइट? उसी तरीके से बैंक बैलेंस वाइज अगर हम देखें तो आपको क्या यहाँ पे क्या आंसर होगा? आप अलग है, आप अग्री करेंगे उतना स्ट्रांगली नहीं जितना स्ट्रांगली एज के साथ कर रहे हैं, पर हाँ कुछ तो है, राइट? और इसीलिए जैसे ये एजुकेशन, ठीक है, तो जैसे हम लोग अपने अलग अलग जो चार्ट्स बनाते, एक एक करके क्या करना होता है कि जैसे मैं एजुकेशन को ले आया एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे मैं ले आया इसको काउंट ऑफ वाई, राइट? कि कितनों ने यस कहा, कितनों ने नो किया, या ऐसा हम ले आते कि यहाँ पे काउंट ऑफ एक्चुअली कस्टमर्स लाना है और यही सेम चीज़ रिपीट करना है, तो यहाँ पे हमें काउंट ऑफ कस्टमर्स लाना है, काउंट ऑफ कस्टमर्स का सम नहीं काउंट लाना है। और यहाँ से हमें पता लगेगा कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन में पढ़ाई की है, बस हम लेजेंड में उसी को ले आते हैं वाई में, और यहाँ से हमें कुछ रेशियोज दिखने लगते हैं। अगर आपको सारे वही बनाने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से आप डेटा लेबल देख सकते हैं, राइट? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस, अगर टर्शियरी एजुकेशन है तो उनका 14% रेशियो है लेने का डिपॉजिट, तो ये एक हमारा है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग एक डैशबोर्ड बिल्डिंग करते हैं। ऑब्वियसली आगे के पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे, मगर आपको आगे क्या करना है ऐसे ही सेम, और या तो सिंपली करिए, जैसे यहाँ से लीजिए कॉपी कीजिए, एजुकेशन की जगह यहाँ पे जॉब ले लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़, जो लोग रिटायर्ड हैं, ठीक है, उनका 23.48% है, राइट? जो स्टूडेंट है उनका 22%, या तो वो रिटायर वाले ले रहे हैं या तो एकदम ही स्टूडेंट है, अननोन भी कुछ है जो हमें पता नहीं है, तो इस तरीके से एक हम ले सकते हैं, राइट, इसका पैरामीटर। इसी तरीके से हम लोग कहते हैं लोन, जिनके पास लोन है क्या वो लेंगे, तो जैसे यहाँ लोन यस या नो वाले आ गए, कि जिनका लोन नहीं है वो ले रहे हैं 12% के रेट पे, मतलब हमें दिख रहा है। इसी तरीके से एक हम आगे लेते हैं मैरिटल स्टेटस, यस या नो है, मैरिटल स्टेटस वाइज आप देख रहे हैं, राइट? तो ये आपके जितने भी यहाँ पे फील्ड्स हैं, जैसे अब इसमें और भी चीज़ें रहती हैं,
हाउसिंग है कि उनके पास अगर घर है तो वो ले रहे हैं कि घर नहीं है तो ले रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे ले लेते हैं कि हाउसिंग ले लिया हमने, तो यहाँ पे भी हमें दिखता है कि जिनके पास घर नहीं है वो लोग ज़्यादा उन्होंने ख़रीदा है इसको। तो ये एक हमारा बैंक कस्टमर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस है। सिंपल सा बहुत ही बेसिक चीज़ हमने यहाँ पता की है कि वेरिएशन ऑफ बैलेंस भी हमें काफ़ी है कि इसलिए है ये वेरिएशन ज़्यादा। अभी आपने देखा कुछ वैल्यू देखे -3000 के रेंज में, ठीक है, और कुछ वैल्यूज +800 के रेंज में। तो ये वेरिएंस इसीलिए ज़्यादा आ रहा है। अब इसमें आप लोग एक और चीज़ कर सकते हैं कि जैसे ये जो फील्ड्स हैं, जो कैटेगोरिकल फील्ड्स हम लोग को दी गई हैं, उनको आप लोग जो है एज अ फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप ले आइए स्लाइसर, तो जैसे यहाँ पे हम फुटर में स्लाइसर को पुट अप कर लेते हैं। तो जैसे ये स्लाइसर है, ठीक है, एक स्लाइसर में हम क्या ले आ सकते हैं, मान लीजिए एजुकेशन को ले आते हैं एक एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ से हम जाके स्लाइसर सेटिंग में इसे ड्रॉप डाउन लिस्ट ले लेते हैं। जैसे सेकेंडरी एजुकेशन ले लिया, तो आपको दिखेगा कि सेकेंडरी एजुकेशन में वेरिएंस कम है, टर्शियरी में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अननोन में भी कम है, प्राइमरी में बहुत ज़्यादा है। ऐसे चीज़ें दिखेंगी कि एवरेज बैलेंस प्राइमरी एजुकेशन वालों का कितना है, सेकेंडरी का कितना है, और दूसरा यहाँ यस नो का रेशियो भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये इन फील्ड्स को आप ले सकते हैं। अभी इसको क्लियर कर दीजिए, फिर एजुकेशन को कॉपी कर लेते हैं। जितने भी बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे मतलब कैटेगोरिकल फील्ड्स पुट अप किए हैं, उन सारी फील्ड्स को हम लोग एज अ फिल्टर भी लेके आ रहे हैं, ताकि हम ना केवल उनका इफेक्ट देखें पर इनके बेसिस पे अदर्स पे क्या इफेक्ट आ रहा है। वो जैसे ये है काउंट ऑफ लोन, तो लोन लिया या नहीं लिया, यस नो, जिन्होंने लोन नहीं लिया उनके बैलेंस में ज़्यादा वेरिएंस नहीं है, जिन्होंने लोन लिया उनके में ज़्यादा है। इस टाइप की चीज़ें पता लग रही हैं। और ये फिर फील्ड को ले लेते हैं, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस ले आते हैं। मैरिटल स्टेटस कि सिंगल लोग का क्या है हिसाब किताब, मैरिड का क्या है, डिवोर्स का क्या है, सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चलेंगी। और फाइनली एक बार इसको हम लोग ले लेते हैं। अभी इसमें कुछ चीज़ें रह जाती हैं कि हम लोग देख सकते हैं कि मंथ वाइज यू नो मंथ वाइज कस्टमर्स का बाइंग बिहेवियर कैसा है, ईयर वाइज बाइंग बिहेवियर कैसा है, अदर फील्ड्स भी हैं, बट मोर और लेस आपको एक आइडिया दिखेगा कि कौन हमारी सूटेबल ऑडियंस, कौन लोग जो है वो ज़्यादा खरीदने में इच्छुक है हमारे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या सर्विस को। और इसी तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं कि टारगेट ऑडियंस डिटर्मिनेशन हम लोग करें। तो आप देख रहे हैं कि एक सिंपल मैथमेटिकल एनालिसिस के बेसिस पे हम अपनी टारगेट ऑडियंस पता कर सकते हैं। अब मार्केटिंग टीम आपको नहीं लगता है कि इन लोग को ज़्यादा पिच करेगी एज कंपेयर टू जो नहीं खरीद रहे, राइट? आपको अगर दिख रहा है कि भाई इन लोग के खरीदने की लाइक्लीहुड ज़्यादा है, तो इनको थोड़ा और ऐसे, और एक नया कस्टमर आया मान लीजिए, तो मशीन लर्निंग में क्या किया जाता है कि एक प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है कि एक ऐसा मॉडल बनाया जाता है कि उसमें आप उस कस्टमर का पूरा डेटा फीड करेंगे, ठीक है। आप बताइए कोई नया कस्टमर आएगा तो उसकी भी तो यही सारे पैरामीटर्स होंगे। तो मशीन लर्निंग मॉडल क्या प्रिडिक्ट करके बताएगा कि ये खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, आपको ऐसा आउटपुट देगा, राइट? या कितने परसेंट चांसेस है कि ये खरीदेगा, कितने परसेंट है कि नहीं, ताकि मार्केटिंग और इजीली की जा सके। तो वो हम लोग जो है मशीन लर्निंग में सीखते हैं, और ज़्यादातर हम लोग पाइथन के थ्रू ये मॉडल्स बनाते हैं। पाइथन की लाइब्रेरी है साइकिट लर्न, उसमें होता है। पर यहाँ पे हम जो कर रहे हैं वो एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस कर रहे हैं, जिससे हमें पहले पता लग रहा है कि कौन से फीचर्स को हमें मशीन लर्निंग मॉडल को देना है, और कौन से ऐसे फीचर हैं जिनका बहुत ही नाम मात्र का इफेक्ट है,
हमारे आउटकम पे, तो ऐसे फीचर को भाड़ पे जाओ, उसको छोड़ दो, है ना। फिर उसको लेके टेंशन नहीं लो, पर उन फीचर्स को रखो जो आपको लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे लग रहा है एज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो जॉब उनका है, रिटायर्ड है या स्टूडेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट लग रहा है, मैरिटल स्टेटस भी इम्पोर्टेंट लग रहा है, हाउसिंग भी लग रहा है। सो ये सारे हम कंसिडर करेंगे, बैलेंस स्टेटस लग रहा है। सो ये एक छोटा सा हम लोगों का बैंक कस्टमर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस है। किसी भी मॉडल, प्रिडिक्शन मॉडल बनाने समय पहले हम लोग ईडीए करते हैं, उससे पता लगाते हैं कि कौन से फीचर आउटपुट पे असर डालते हैं, कौन से नहीं डालते, फिर उनको आगे ले जाके मॉडल में हम लोग मॉडल बिल्डिंग करते हैं। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए और देखिए, आप लोग इस टाइप का डैशबोर्ड बनाइए, अपने एंड से कोशिश कीजिए। सारा डेटा सोर्स का लिंक वगैरह अभी मैं शेयर करूँगा आप लोग को, तो आप भी खुद से ट्राई करें। ओके, जैसे डिज़ाइनिंग करते वक्त हम लोग ये समझ लेते कि हम लोग को 4 कॉलम में फिट करना है, 3 में करना है, 5 में करना है या 6 में करना है, ऐसा कुछ सोच लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम 4 में कर रहे तो हम कोशिश करते हैं कि एक ग्राफ जैसे मैंने बनाया, मुझे दिख रहा है कि ये यहाँ से एक गाइडलाइन पता लगती है। देखिए ये कुछ 1/3 है, ये हाफ है, ये यहाँ पे आएगा कुछ 75%, ये होगा कुछ 60%, ऐसा ये होगा 60%, ऐसा पावर बीआई में गाइड्स आते हैं। ठीक है, तो आप जो है, जैसे मान लीजिए मुझे लग रहा है 25% है, वो रेड लाइन जो आ रही है ना, उससे मुझे एक अंदाज़ा लग रहा है कि ये 25% है। तो यहाँ से आप जाइए जनरल में, इसकी प्रॉपर्टी पता कर लीजिए। मुझे दिख रहा है कि विथ 295 जो है ना, वो लगभग 25% आ जा रही है, तो बाकी भी मैं कोशिश करूँगा कि 295 हो यहाँ से। और देखिए अंदाजे से एक एक दो दो कम ही है वो, राइट। तो वो एक अंदाज़ा है, आपका भी आ जाएगा वो चीज़ धीरे धीरे। आप जितने ज़्यादा डैशबोर्ड्स बनाते जाएंगे, उतना आपको ये मतलब असम्पशंस आपके आते जाएंगे। और मैं थोड़ा थोड़ा गैप भी रख रहा हूँ, कम भी कर सकता हूँ, पर एक मैंने अरेंज किया अलग अलग, जैसे मैंने आपको दिखाया कि 50 तरीके से बनाया जा सकता है इसी को। कई बार हम लोग ये सारे जो फिल्टर्स हैं वो एक साइड बार में रख देते हैं और इधर ग्राफ बनाते हैं। केपीआईज मैंने यहाँ जबरदस्ती डाले, टू बी ऑनेस्ट, सिर्फ आप लोग को सिखाने के लिए। ये वाला सेक्शन कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं और एक ग्राफ में और बढ़ा भी सकते हैं ग्राफ, बट धीरे धीरे हम लोग सब कवर करेंगे, अभी बहुत कुछ पढ़ना है हम लोग। देखिए पहले ईडीए से इसलिए जा रहे हैं ताकि आपको एक स्टोरी कंसेप्ट क्लियर होने लग जाए ना, कि अच्छा एक टारगेट होता है और कई सारे इनपुट्स होते हैं और हमें उन सब का असर देखना होता है उसके ऊपर, तो ऐसा एक अंदाज़ा लग जाता है, बस ये चीज़।